हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपका ज्ञान कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। देखिए आज का टॉपिक है आपका यानी कास्ट अकाउंट। कास्ट अकाउंट में पढ़ेंगे लागत पत्र यानी कास्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कास्ट शीट। तो देखिए लागत पत्र और स्टेटमेंट ऑफ कास्ट शीट यानी होता क्या है, दोनों का डेफिनेशन पढ़ेंगे और प्रोफार्मा पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले लागत पत्र क्या है। तो लागत पत्र से ऐसे पत्र से है जिसमें यानी किसी वस्तु एवं सेवाओं का यानी कुल लागत ज्ञात किया जाता है। और जब कुल लागत यानी टोटल कास्ट ज्ञात हो जाता है तो इसमें हम टोटल आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो आपका यानी निकलता है क्या, यानी सीपीयू निकलता है यानी कास्ट पर यूनिट निकलता है। तो इसको यानी जानने से पहले सबसे पहले आप प्रोफार्मा जानेंगे यानी कास्ट शीट में क्या क्या प्रोफार्मा है। तो स्पेसिमेन ऑफ कास्ट शीट यानी लागत पत्र का नमूना। इसमें देखिए आउटपुट, तो सबसे पहले यानी कितना प्रोडक्शन हुआ है उसका आउटपुट यानी यूनिट्स लिखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद से इसको दो भागों में बांटते हैं, एक पार्टिकुलर और अमाउंट को दो भागों में, एक पार्टिकुलर, एक अमाउंट और एक सीपीयू यानी एक टोटल अमाउंट, एक कास्ट पर यूनिट। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए रॉ मटेरियल निकालेंगे, उसके बाद से फैक्ट्री कास्ट निकालेंगे, उसके बाद से ऑफिस कास्ट निकालेंगे, फिर से कास्ट ऑफ यानी प्रोडक्शन इसको बोलते हैं, फिर से कास्ट ऑफ गुड्स निकालेंगे और उसके बाद से टोटल कास्ट निकालेंगे, उसके बाद से सेलिंग प्राइस में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या टोटल कास्ट को माइनस करेंगे तो आपका यानी रिसीव होगा क्या, यानी प्रॉफिट। तो इसमें देखिए यानी सबसे पहले लिखेंगे यानी मटेरियल का जो निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी प्रारंभिक रहतिया। देखिए तीन प्रकार का माल होता है, तीन प्रकार का मटेरियल्स होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, एक वर्क इन प्रोग्रेस का मटेरियल होता है, एक फिनिश स्टॉक होता है। तो देखिए स्टूडेंट यानी जो रॉ मटेरियल होता है उसको यानी मटेरियल कंज्यूम में यानी ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं। ठीक उसी प्रकार यानी जैसे मान लीजिए आपका गन्ना है, तिलहन है, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। उसके बाद से यानी आपका वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस यानी चालू कार्य से या चालू माल से ऐसे माल से है जो अभी यानी बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी क्या है, प्रोसेस में है। जैसे मान लीजिए तेल है तो तेल को तीन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, एक क्रशिंग प्रोसेस, एक रिफाइनिंग प्रोसेस और एक फिनिशिंग प्रोसेस। तो यानी चालू क्रिया से ऐसी क्रिया से जो बनकर तैयार नहीं हुआ है तो इसके ओपनिंग को क्या करते हैं यानी फैक्ट्री ओवरहेड यानी कारखाना ऊपरी व्यय में ऐड कर देते हैं। और इसकी क्लोजिंग को क्या करते हैं, तो क्लोजिंग को यानी फैक्ट्री ओवरहेड यानी कारखाना ऊपरी व्यय में लेस कर देते हैं। और उसके बाद से एक होता है फिनिश स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक को बोलते हैं निर्मित माल यानी जो माल बनकर तैयार हो जाए उसको पैकेजिंग कर दी जाए, बोरे में भर दी जाए, डब्बा में भर दी जाए, टीन में भर दी जाए, बेचने योग्य हो जाए, उसे हम बोलते हैं निर्मित माल। तो इस निर्मित माल को हम क्या करते हैं, जो भी यानी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है उसमें यानी ओपनिंग को यानी क्या करेंगे, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करते हैं। उसके बाद से प्राप्त होता है आपका क्या है, टोटल कास्ट। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड किए हैं और इसमें जो भी परचेज यानी परचेज से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं और परचेज है उसको पहले लिखेंगे यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज ऑन रॉ मटेरियल, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उसमें क्या करेंगे, लेस। देखिए यहाँ पर लेस हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया किसका, कच्चा सामग्री यानी रॉ मटेरियल का घटा देंगे। इसके बाद से जो आएगा वो आपका हो जाएगा मटेरियल कंज्यूम यानी प्रयुक्त सामग्री। क्या हो जाएगा, मटेरियल कंज्यूम, प्रयुक्त सामग्री। उसके बाद से इस मटेरियल कंज्यूम में यानी दो आइटम और जोड़ते हैं यानी ऐड करते हैं। पहला क्या, डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर में यानी प्रत्यक्ष श्रम में क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट लेबर में कभी कभी एबनॉर्मल आइडियल टाइम दिया रहता है, एबनॉर्मल आइडियल टाइम। उस एबनॉर्मल आइडियल टाइम को क्या करते हैं यानी लेस कर देते हैं तो आपका एक्चुअल लेबर निकल जाता है।
तो देखिए नॉर्मल और एबनॉर्मल होता क्या है, तो नॉर्मल यानी आइडियल टाइम से ऐसे टाइम से जिसको सामान्य कार्यहीन समय की मजदूरी कहते हैं, यानी ऐसी मजदूरी जिसको हम क्या, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर यानी काम नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है तो कई कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसी समय की मजदूरी से लोग शंका जाने में समय लगता है, मशीन को इधर उधर लगाने में समय लगता है, तो सामान्य कार्यहीन समय की मजदूरी उस वक्त काम नहीं होता है लेकिन क्या आवश्यक होता है। और एबनॉर्मल कार्यहीन समय की मजदूरी वह मजदूरी होती है जिसमें जानबूझकर मजदूर क्या करता है, बैठा रहता है, काम नहीं करता। जैसे मान लीजिए सुर्ती बनाना, नशा का यानी सामान बनाना, खाना, या मान लीजिए मोटर गश्ती करना, इधर उधर जाना, ये क्या है, असामान्य कार्यहीन समय की मजदूरी। तो उस असामान्य कार्यहीन समय की मजदूरी को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो आपका एक्चुअल लेबर निकलता है। उसको से डायरेक्ट या चार्जेबल एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट या चार्जेबल एक्सपेंसेस में आपका रॉयल्टी हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है। इसको क्या करते हैं, तो परचेज में ऐड हो जाता है। उसके बाद से निकलता है क्या, प्राइम कास्ट। क्या निकलता है, प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट को बोलते हैं दोस्तों यानी मूल लागत। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल लागत में क्या क्या शामिल है, तो पहला सामग्री यानी मटेरियल्स, दूसरा लेबर यानी श्रम, तीसरा एक्सपेंसेस यानी व्यय। तो इस प्रकार ये आपका प्राइम कास्ट निकलता है। अब इस प्राइम कास्ट में क्या करते हैं हम, फैक्ट्री ओवरहेड यानी कारखाना उपरिव्यय के आइटम को ऐड करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड या इसको बोलते हैं वर्क ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड में क्या क्या आता है, तो फैक्ट्री से जो भी डिप्रिसिएशन हो, जो भी उसका रिटर्न ऑफ हो, लेबर वेलफेयर फंड हो, कंपनसेशन हो, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस हो, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ हो, गुडविल रिटर्न ऑफ हो, यानी जो भी हो सबको क्या करेंगे, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है फैक्ट्री में लिखेंगे। इसमें लास्ट में क्या करेंगे, यानी वर्क इन प्रोग्रेस की ओपनिंग को जोड़ देंगे और उसके बाद से उसमें लेस करेंगे दो आइटम, एक वर्क इन प्रोग्रेस की यानी क्लोजिंग और दूसरा सेल्स ऑफ स्क्रिप्ट। इन दोनों को जोड़कर क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो आपका निकलता है क्या, वर्क कास्ट यानी फैक्ट्री कास्ट। तो देखिए यानी इनडायरेक्ट मटेरियल यानी अप्रत्यक्ष सामग्री, उसके बाद से इनडायरेक्ट लेबर यानी जो भी इनडायरेक्ट होगा सब फैक्ट्री में आएगा और जो भी डायरेक्ट होगा सब किस में आएगा, प्राइम कास्ट में आएगा। इससे रेंट रेट एंड फैक्ट्री बिल्डिंग यानी कारखाना किराया हो, टैक्स हो, फैक्ट्री सिलेक्टेड सब फैक्ट्री में। डिप्रिसिएशन जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी पर यानी डिप्रिसिएशन आता है। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ काम करती है, तो फैक्ट्री में काम करती है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है यानी इसको फैक्ट्री में लिखेंगे। उसके बाद से पावर हीटिंग एंड एस्टिमेटिंग यानी जो भी पावर है, शक्ति है, बिजली है, आपका अनुमानित व्यय है, सब कहाँ जाएगा, इन फैक्ट्री। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग ऑफिस सैलरी जाएगा फैक्ट्री में। देखिए ऑफिस है लेकिन कंफ्यूजन करने वाला आइटम है। ड्राइंग ऑफिस सैलरी जहां भी दिया हो उसको फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाएंगे। उसके बाद से क्लीनिंग एंड वाटर, जैसे मान लीजिए क्लीनिंग एंड वाटर, जैसे जल की आवश्यकता होती है साफ करने की, यानी जो भी साफ सुथरा करने की जो भी चीजें होती है फैक्ट्री में होती है, ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद से वर्क मैनेजर सैलरी यानी जो भी फैक्ट्री में मैनेजर काम कर रहा है उसका वेतन जो भी होगा फैक्ट्री में जाएगा। फोरमैन सैलरी, फोरमैन की सैलरी जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, फिर से लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए क्या किया जाता है, लेबर वेलफेयर फंड बनाया जाता है कि यदि कोई कर्मचारी यानी क्या हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो उसको यानी क्षतिपूर्ति की जा सके, इसलिए लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस होता है। क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी अचानक कभी कभी क्या दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, तो ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है। उसके बाद से एक्सपेंसेस, इस पर से हॉलेज है यानी खिंचाई है। इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक शुरू में बताया है 3 प्रकार का, यानी मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस, एक फिनिश। तो इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को यानी जोड़ देते हैं और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और लेस सेल्स ऑफ स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद से आता है वर्क कास्ट, ठीक है। और जब वर्क कास्ट आ जाएगा तो इसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कार्यालय एवं प्रशासन उपरिव्यय के आइटम को ऐड करेंगे तो आपका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। तो देखिए इसमें यानी ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में यानी सैलरी ऑफिस से संबंधित, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस
यानी ऑफिस से संबंधित जो भी स्थापना व्यय है, पोस्टेज यानी डाक का व्यय, टेलीफोन का एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस यानी कानूनी तौर पर जो भी खर्चा होता है सब जाता है ऑफिस में जाता है। ऑडिटर्स यानी आप यानी कंपनी का अपने क्या करते हैं ऑडिटर्स कराते हैं तो भी आपका ऑफिस में जाता है। किससे? डायरेक्टर फीस, संचालक शुल्क, बैंक चार्ज, ये सब किससे रिलेटेड है? तो ऑफिस से रिलेटेड है। अब इसको ऐड करते हैं तो आपका निकलता है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब अमाउंट। अब उसके बाद से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में अभी बताया है 3 प्रकार के स्टॉक, एक रॉ मटेरियल कहाँ गया? प्राइम कास्ट में। एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ गया? फैक्ट्री कास्ट में। उसके बाद से एक आइटम बच जाता है फिनिश स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक देखिए जाता है यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको ओपनिंग को क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को यानी लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार निकलता है कास्ट ऑफ गुड्स। जब बेचे गए माल की लागत निकल जाता है तो उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है यानी बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय, यानी बेचने समय यानी क्या क्या खर्चे आप करते हैं। तो सबसे पहले बेचते समय वस्तु का एडवर्टाइजमेंट कराना, उस पर यानी डिलीवरी का सुविधा देना, उस पर बेचने के लिए सेल्स यानी डिपार्टमेंट की नियुक्ति करना, ये सब होता है क्या? वेयर हाउस। ये सब आपका किसमें आता है? यानी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे मानिए एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, सेल्स हो गया, शोरूम एक्सपेंसेस हो गया, ट्रेवलिंग कमीशन यानी जो भी ट्रेवल कर रहा है कर्मचारी उसको कमीशन, कलेक्शन चार्ज हो गया, गिफ्ट हो गया, ब्रांच एक्सपेंसेस, कैरिज आउटवर्ड। देखिए 2 प्रकार का है, एक कैरिज इनवर्ड, एक कैरिज आउटवर्ड। तो जो कैरिज इनवर्ड होता है वो परचेज रिलेटेड होता है, वो परचेज में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और जो कैरिज आउटवर्ड होता है यानी बाह्य भाड़ा, उसको क्या करते हैं? यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। उसके बाद से गोडाउन कीपर सैलरी, यानी जो भी गोडाउन कीपर सैलरी है यानी गोदाम का किराया का यानी गोडाउन कीपर सैलरी, उसको क्या करेंगे? यानी इसमें लिखेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। पैकेजिंग चार्ज, मार्केट रिसर्च, जैसे मार्केट के बारे में होता है कि रिसर्च करना है, जो भी खर्चे आते हैं मार्केट में कौन कौन सी वस्तुएं किस मूल्य पर यानी वस्तु का क्या डिमांड है यानी कस्टमर क्या चाहता है, इसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं किसमें आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सब आइटम को हम जोड़ते हैं, ये सब आइटम है, आइटम को हम जोड़ेंगे तो आपका निकलता है यानी क्या? टोटल कास्ट। और जब टोटल कास्ट निकल जाता है यानी वस्तु या प्रोडक्ट की टोटल कास्ट निकल जाएगा तो उसको बेचेंगे तो यदि विक्रय मूल्य अधिक होगा यानी सेलिंग प्राइस में से टोटल कास्ट को घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य अधिक होगा तो आपका लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य जैसे मान लीजिए 20 रुपए की सामान को 30 रुपए में बेचते हैं तो 10 रुपए क्या है? डिफरेंस जो है वो लाभ है। और वहीं पर 20 रुपए की सामान को 10 रुपए में बेचते हैं यानी विक्रय मूल्य यानी कम है और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? यानी जितना का खरीदे हैं उससे ज्यादा में यानी कम में और बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो इस प्रकार है आपका रहा यानी कास्ट शीट का प्रोफार्मा। तो उसके बाद से देखिए कास्ट शीट में कुछ ऐसे आइटम दिए रहते हैं क्वेश्चन में जिसको यानी ध्यान नहीं देना है यानी इग्नोर कर देना है, यानी उसको सम्मिलित नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है अपने कास्ट शीट में। वो आपका आइटम यहाँ लिखवाया है, लिखा है नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस कास्ट शीट एंड स्टेटमेंट। अब देखिए कास्ट शीट और स्टेटमेंट में अंतर यही है कि इसमें देखिए कास्ट शीट में यानी अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट बनता है, सीक्यू नहीं बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कास्ट शीट में यानी अमाउंट और सीक्यू दोनों बनता है और स्टेटमेंट में यानी केवल अमाउंट बनता है। तो ये आपका जो भी प्रोफार्मा है यानी किसका है? तो कास्ट शीट का है। यहीं से सीक्यू हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ कास्ट हो जाएगा। सेम यही प्रोफार्मा रहता है, सेम यही आपका आइटम्स रहता है। और वही नियम यानी इंक्लूड नॉट इंक्लूड यानी जो सम्मिलित न की जाने वाली मदी हैं, चाहे आपका कास्ट शीट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ कास्ट हो, दोनों में सेम है। जिसमें 15, 16, 20 आइटम है। इसमें कुछ आइटम लिखे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका क्या है? शामिल न की जाने वाली मदी है, यानी दिया रहेगा क्वेश्चन लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना है। इनकम टैक्स, कलेक्शन, इसे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, कैपिटल प्रॉफिट यानी पूंजी लाभ को भी शामिल नहीं करते हैं। डोनेशन, यदि कहीं से डोनेशन मिलता है उसको भी शामिल नहीं करते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, यदि ख्याति का अपलेखन हुआ हो उसको भी शामिल नहीं करते हैं। फिक्टिशियस एसेट
यानी बनावटी संपत्तियां यदि दिखाई गई हो, उसको रिटेन ऑफ किया गया हो, उसको भी शामिल नहीं करेंगे। प्रोविजन ऑन बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट, यानी इसको भी शामिल नहीं करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी संचय में यदि हस्तांतरण करते हैं उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी ब्याज को शामिल नहीं करेंगे। डिविडेंड को शामिल नहीं करेंगे। लॉस ऑन मशीन को शामिल नहीं करेंगे। एबनॉर्मल लॉस ऑन क्लोजिंग बिजनेस, यानी क्लोजिंग बिजनेस में यदि एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, असमान हानि हो रहा है, तो उसको भी शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपका ये रहा यानी कास्ट शीट का स्पेसिमेन यानी प्रोफार्मा। उसके बाद से कास्ट शीट का थोड़ा सा आपको हम बताएंगे, यानी कास्ट शीट और लागत पत्र और लागत विवरण होता क्या है। तो देखिए ये है कास्ट शीट, कास्ट शीट, और ये है यानी स्टेटमेंट ऑफ कास्ट, स्टेटमेंट ऑफ कास्ट। तो देखिए कास्ट शीट क्या है, तो कास्ट शीट से आसे यानी ऐसे लागत पत्र से है, यानी कास्ट शीट से आसे ऐसे लागत पत्र से है, ऐसे लागत पत्र से है, यानी जिसमें यानी टोटल कास्ट यानी कुल लागत तथा यानी उसके साथ यानी क्या सीपीयू यानी कास्ट पर यूनिट ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, यानी कास्ट शीट कहलाता है। और इसमें क्या होता है, और इसमें यानी प्रत्येक आइटम के साथ प्रत्येक मद के साथ क्या करते हैं, यानी सीपीयू ज्ञात करते हैं। यह आपका किसका फार्मूला है, कास्ट शीट का। जैसे मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, इसे मान लीजिए आपका अमाउंट है, और ये आपका सीपीयू है, और प्रोडक्शन मान लीजिए 10,000 से हुआ है। तो अब इसमें क्या करेंगे, यानी प्रत्येक आइटम में इस 10,000 से डिवाइड करेंगे, इन 10 से करें 10 यानी 2, यहाँ पर 3। तो जो ये आपका प्रत्येक आइटम में क्या किया है, डिवाइड किए हैं, तो आपका कास्ट शीट हो जाएगा। और इसमें क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ कास्ट में, यानी लागत विवरण से आशा ऐसे विवरण से है जिसमें यानी कुल लागत यानी टोटल कास्ट तथा बाद में इस कुल लागत में क्या करते हैं, बाद में इस कुल लागत में यानी कुल उत्पादन से यानी डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो आपका क्या निकलता है, यानी कास्ट पर यूनिट निकलता है, यानी सीपीयू निकलता है। जैसे मान लीजिए 10,000, ऐसे मान लीजिए मटेरियल है, लेबर है, आपका ओवरहेड है, 10,000, 20,000, 30,000, लेबर ये आपका मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, और यहाँ पर 10,000 यानी आउटपुट यानी यूनिट हुआ। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, यानी सीपीयू कॉलम नहीं बनेगा, टोटल क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10, 20, 30, 30, 30 यानी 60। तो टोटल कास्ट हुआ 60,000 और हमारा यानी आउटपुट कितना दिया है, यानी 10,000। अब क्या करेंगे, इस 60,000 में यानी 10,000 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही आपका यानी 6 रुपया पर यूनिट, यानी इसमें यही डिफरेंस है, इसमें प्रत्येक आइटम के साथ भाग देंगे, इसमें टोटल जोड़कर भाग देंगे। यही दोस्तों यानी अंतर होता है कास्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कास्ट शीट में, यही अंतर है। यानी कास्ट शीट ऐसा शीट है जिसमें यानी सीपीयू के साथ साथ यानी टोटल कास्ट के साथ साथ सीपीयू निकालते हैं, और इन दोनों में क्या करते हैं, यानी लास्ट में यानी कुल लाभ हानि ज्ञात करते हैं। फिर से इसमें अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा होता है। इसके बाद से कास्ट शीट में क्या होता है, कास्ट शीट हो या आपका स्टेटमेंट ऑफ कास्ट शीट हो, सबसे पहले प्राइम कास्ट, उसके बाद से फैक्ट्री कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल कास्ट ज्ञात करते हैं। कभी क्वेश्चन में देता है कि परसेंटेज निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए यदि कोई सूचना नहीं रहता है तो फैक्ट्री ओवरहेड का इन परसेंटेज वेजेज के साथ निकालते हैं, और यदि कोई सूचना नहीं रहता है तो ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो यानी फैक्ट्री कास्ट के साथ निकालते हैं। इस प्रकार ये आपका यानी प्रोफार्मा रहा कास्ट शीट और
आपका क्या, यानी जब सीपीयू का हटा देंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कास्ट हो जाएगा, जब सीपीयू लगा देंगे तो कास्ट ऑफ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बिना ब्रेक दिए और ईमानदारी से वीडियो बनाया गया है, इसलिए आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब, आपके माता पिता को नमस्कार।